हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी क्लाउड। घटना चक्र सीरीज़ में मॉडर्न हिस्ट्री देख रहे हैं हम लोग। आज का टॉपिक है गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन। आइए डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, इसके बाद एमसीक्यूज करेंगे। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में हुई। महात्मा गांधी का अल्पायु यानी 13 वर्ष में ही कस्तूरबा गांधी के साथ विवाह हुआ था। उन्होंने द इनर टेम्पल लंदन से बैरिस्ट्री का प्रशिक्षण लिया था। करमचंद गांधी पोरबंदर, बीकानेर एवं राजकोट राज्यों के दीवान थे। ये गांधी जी के पिता थे। इनका उपनाम कबा गांधी था। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में 1894 ईस्वी में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की और दक्षिण अफ्रीका के लंबे आंदोलन के दौरान कई बार जेल की यात्रा की। अपने सहयोगियों की सहायता से उन्होंने टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना की और वहीं रहने लगे। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला। यह गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। महात्मा गांधी ने फिनिक्स, जो कि डरबन दक्षिण अफ्रीका में, वर्ष 1904 में एक आश्रम स्थापित किया फिनिक्स नाम से। फिनिक्स आश्रम को 27 फरवरी 2000 को दोबारा खोला गया है। फिनिक्स महात्मा गांधी द्वारा स्थापित प्रथम आश्रम था। इनके विचारों में आदर्शवाद की बजाय व्यवहारिक आदर्शवाद पर अत्यधिक जोर दिया गया है। मार्क्स की तरह गांधी जी भी राज्य को हटाने की इच्छा रखते थे तथा इन्होंने स्वयं को दार्शनिक अराजकतावादी यानी फिलोसॉफिकल एनार्किस्ट कहे जाने से गुरेज नहीं किया। सत्य तथा अहिंसा गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत थे। उन्होंने सत्य और अहिंसा को अपने स्वप्नों के नवीन समाज का आधार बनाया था। गांधी जी एक सच्चे समाजवादी भी थे। वे व्यक्ति के हित के साथ साथ समाज के हित का ध्यान रखते थे। वे सामाजिक न्याय के उदात्त सिद्धांतों को क्रियात्मक रूप देना चाहते थे। वे अन्याय और अत्याचार के विरोधी थे। गांधी जी ने लुई फिशर से स्वयं कहा, मैं सच्चा समाजवादी हूँ, मेरे समाजवाद का अर्थ है सर्वोदय। गांधी जी के समाजवाद में मार्क्सवाद की भी झलक मिलती है। गांधी जी श्रम को असाधारण महत्व देते थे। वे इस सिद्धांत को क्रियात्मक रूप देना चाहते थे कि प्रत्येक से उसके सामर्थ्य के अनुसार काम लिया जाए तथा प्रत्येक को आवश्यकता अनुसार पारिश्रमिक दिया जाए। गांधी जी मार्क्सवादियों की भांति भावी आदर्श व्यवस्था में राज्य की सत्ता नहीं मानते थे। गांधी जी स्वयं कहते थे कि मैं उसी समस्या को सुलझाने में लगा हूं जो कि वैज्ञानिक समाजवाद के सामने है। अतः गांधी जी को समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी कहा जा सकता है। गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में हड़ताल को सबसे अंतिम स्थान प्राप्त था, जबकि उपवास को गांधी जी सबसे अधिक प्रभावकारी अस्त्र मानते थे और इसे इन्होंने अग्निबाण कहा था। गांधी जी के सत्याग्रह सिद्धांत में सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना नहीं है, बल्कि उसका हृदय परिवर्तन करके उसे अपने अनुकूल बनाना है। यह कार्य सत्याग्रही अपने ऊपर कष्ट झेलकर करता है। गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु सर्वोत्तम उपाय आत्मनियंत्रण यानी सेल्फ कंट्रोल बताया था। गांधी जी 24 की उम्र में 1893 ईस्वी में एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका डरबन गए थे। वह अफ्रीका में लगभग 21 वर्ष रहे थे। जनवरी 1915 में भारत लौटे। जनता ने बड़ी गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। दक्षिण अफ्रीका के उनके संघर्षों और उनकी सफलताओं ने उन्हें भारत में अधिक लोकप्रिय बना दिया था। भारत आने पर उनका संपर्क गोपाल कृष्ण गोखले से हुआ, जिन्हें गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु बनाया। उनके प्रभाव में आकर उन्होंने अपने को भारत की सक्रिय राजनीति से जोड़ा। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम वर्ष 1901 में आयोजित कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था। इस अधिवेशन में गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका पर प्रस्ताव भी पारित हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता दिनसा वाचा ने की थी। ध्यातव्य है कि गांधी जी अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के बीच में वर्ष 1901 में भारत आए थे और इस दौरान उन्होंने बम्बई में अपने विधि कार्यालय की भी स्थापना की थी। महात्मा गांधी ने वर्ष 1915 में अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी। यह आश्रम विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के संचालन की सुविधा की दृष्टि से 17 जून 1917 को साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित कर दिया गया। महात्मा गांधी राजनीति को सामाजिक उत्थान और जन कल्याण के लिए सक्रियता समझते थे। इसके संबंध में गांधी जी के द्वारा सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुझाव राजनीति के क्षेत्र में सत्ता के विकेंद्रीकरण का दिया गया है। विकेंद्रीकृत सत्ता से उनका तात्पर्य था ग्राम पंचायतों को अपने गांवों का प्रबंध और प्रशासन करने के लिए सक्रिय करना। गांधी जी ने राजनीति के जो प्रतिमान प्रस्तुत किए उसमें नैतिकता, धर्म और मानवता का समावेश था, लेकिन गांधी जी के पूर्ण आदर्श राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत राज्य अर्थात सत्ता के लिए कोई स्थान नहीं था। वे राज्य विहीन समाज, स्टेटलेस सोसाइटी की स्थापना करना चाहते थे। गांधी जी द्वारा
दक्षिण अफ्रीका में किए गए संघर्ष को निष्क्रिय प्रतिरोध नाम दिया गया, परंतु बाद में गांधी जी ने निष्क्रिय प्रतिरोध के स्थान पर सत्याग्रह शब्द चुना। भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए इसका प्रयोग किया गया। हालांकि गांधी जी ने सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध में अंतर किया है। निष्क्रिय प्रतिरोध एक राजनीतिक अस्त्र है, जबकि सत्याग्रह एक नैतिक शक्ति है। सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ है सत्य को मानकर किसी वस्तु के लिए आग्रह करना अथवा सत्य और अहिंसा से उत्पन्न होने वाला बल। महात्मा गांधी ने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान वर्ष 1917 में चंपारण से सत्याग्रह प्रारंभ किया। यह गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह था। महात्मा गांधी ने विदेशी वस्त्रों को नष्ट करने को राष्ट्र के आत्मसम्मान से जोड़ते हुए कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी जी का बहिष्कार प्रभावी हुआ, क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के कारण देसी वस्तुओं के उत्पादन तथा बिक्री को काफ़ी प्रोत्साहन मिला। महात्मा गांधी ने अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट पढ़ी थी। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि इस पुस्तक ने उनके जीवन को परिवर्तित कर दिया। गांधी जी के अनुसार इस पुस्तक का वह संदेश था, व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। द गुड ऑफ द इंडिविजुअल इज कंटेंट इन द गुड ऑफ ऑल। इसी के आधार पर गांधी जी ने सर्वोदय की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। धर्मनिरपेक्ष लेखकों में गांधीवादी विचारधारा को थोरो, रस्किन और टॉल्स्टॉय ने सबसे अधिक प्रभावित किया। गांधी जी ने थोरो से सविनय अवज्ञा और करबंदी की प्रेरणा पाई। रस्किन से गांधी जी ने शारीरिक परिश्रम का आदर करना सीखा तथा टॉल्स्टॉय के प्रसिद्ध वाक्य ईश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है, इससे गांधी जी काफ़ी प्रभावित हुए और यह उनके अहिंसक असहयोग का आधार बना। गांधी जी ने जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया। गांधी जी कहते थे कि हरिजन सेवा मेरा जीवन श्वास है, इसीलिए इसके बिना मैं एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकता। वर्ष 1917 और 1918 के आरंभ में गांधी जी के 3 संघर्षों, चंपारण आंदोलन जो बिहार में हुआ, अहमदाबाद और खेड़ा जो दोनों गुजरात में हुआ, उनमें हिस्सा लिया। चंपारण तथा खेड़ा आंदोलन किसानों का आंदोलन था, जबकि अहमदाबाद का आंदोलन औद्योगिक मजदूरों का आंदोलन था। बिहार में हुआ चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह सर्वप्रथम घटना है। 19वीं सदी के आरंभ में गोरे बागान मालिकों ने चंपारण के किसानों से एक अनुबंध के आधार पर यह विनिश्चित करा लिया था कि उन्हें अपनी ज़मीन के 3/20वें भाग में नील की खेती करना अनिवार्य है, जिसे तिनकटिया पद्धति के नाम से जाना जाता था। गोरे बागान मालिकों ने किसानों की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उन्हें अनुबंध से मुक्त करने के लिए लगान एवं अन्य गैरकानूनी अफवाहों यानी करों की दर मनमाने ढंग से बढ़ा दी। किसानों के इसी उत्पीड़न के विरोध में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया था। मामले की जांच के लिए सरकार ने एक कमेटी गठित की, जिसमें गांधी जी को भी सदस्य बनाया गया। बागान मालिक अवैध वसूली का 25% वापस करने पर राजी हो गए। इस प्रकार गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला सत्याग्रह सफल रहा। महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या जांच करने के लिए राजकुमार शुक्ल ने राजी किया था तथा चंपारण समस्या की जांच में गांधी जी के सहयोगियों में आचार्य JB कृपलानी के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, CF एंड्रूज, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह, राजकिशोर प्रसाद, HS पोलाक इत्यादि शामिल थे। NG रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था, जबकि रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। चंपारण सत्याग्रह के बाद गांधी जी का अगला प्रयोग वर्ष 1918 में अहमदाबाद की कॉटन मिल मालिकों और मजदूरों में प्लेग बोनस को लेकर विवाद में हस्तक्षेप करना था। गांधी जी ने मालिकों और मजदूरों को इस सारे मामले को एक ट्रिब्यूनल को सौंप देने पर राजी कर लिया, लेकिन बाद में मालिकों ने 20% बोनस देने की घोषणा की और इसे स्वीकार न करने पर मजदूरों को नौकरी से निकालने की धमकी दी। मालिकों के इस व्यवहार को इन्होंने गंभीरता से लिया तथा मजदूरों को हड़ताल पर जाने को कहा। मजदूरों का उत्साह बढ़ाने तथा संघर्ष तेज करने के लिए इन्होंने खुद अनशन पर बैठने का फैसला लिया। इनके अनशन का मालिकों पर असर पड़ा और वे सारे मामले को ट्रिब्यूनल को सौंपने को राजी हो गए। बाद में ट्रिब्यूनल ने 35% बोनस देने का फैसला सुनाया। वर्ष 1918 में गुजरात के खेड़ा में किसानों की फसल नष्ट हो जाने के बाद भी सरकार ने लगान में छूट नहीं दी थी और भू राजस्व उगाही स्थगित नहीं की थी। इसी मुद्दे पर महात्मा गांधी ने खेड़ा के किसानों के पक्ष में सत्याग्रह संगठित किया था। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए
गांधी जी को संबोधित किया, भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता, भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। नोआखाली काल में प्यारेलाल महात्मा गांधी के सचिव थे। उनकी बहन डॉक्टर सुशीला नैयर गांधी जी की व्यक्तिगत चिकित्सक थीं। प्यारेलाल ने गांधी जी के दांडी मार्च में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। जमनालाल बजाज कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी सामाजिक कार्यकर्ता और महात्मा गांधी के निकट सहयोगी थे। इनका जन्म जयपुर में हुआ था। इन्हें वर्धा के एक धनवान व्यापारी ने गोद लिया था। वे वर्ष 1915 में गांधी जी के संपर्क में आए तथा जीवन भर उनके अनुयायी रहे। 30 वर्ष की अवस्था में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भाग लिया। भारत के प्रति ब्रिटिश सरकार की नीति के विरोध में उन्होंने राय बहादुर की उपाधि त्याग दी। ये कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे तथा गांधी सेवा संघ के संस्थापक थे। वे वर्ष 1923 में झंडा सत्याग्रह में भाग लेने के लिए तथा पुनः 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल गए थे। चार्ल्स एंड्रूज, जिन्हें दीनबंधु एंड्रूज कहते हैं, सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली में प्राध्यापक थे। भारतीयों से इनका गहरा लगाव था और वे हर तरह से भारतीय बनना चाहते थे। रविंद्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले तथा महात्मा गांधी से इनके घनिष्ठ संबंध थे। ये दक्षिण अफ्रीका के फिनिक्स फार्म में गांधी जी के साथ रहे थे। गांधी जी ने ही गरीबों के प्रति इनकी निरंतर चिंता को देखते हुए उन्हें दीनबंधु की उपाधि से सम्मानित किया था। एंड्रूज वर्ष 1925 और 1927 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष भी रहे। गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए वे गांधी जी के साथ एक सहयोगी के रूप में लंदन गए थे। छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी का प्रथम आगमन 20 दिसंबर 1920 को रायपुर स्थित धमतारी में हुआ था। इसके अतिरिक्त वे नवंबर में भी यहाँ आए थे। भारत की स्वाधीनता के समय गांधी जी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। वर्ष 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था तथा वे फिर कांग्रेस के औपचारिक रूप से सदस्य नहीं बने। तथापि राजनीतिक परिदृश्यों पर उनका शक्तिशाली मार्गदर्शी प्रभाव छाया रहा। गांधी जी ने वर्ष 1903 में जोहान्सबर्ग में अपनी लॉ फर्म स्थापित की, जहां वे 1910 तक रहे। गांधी जी ने अपनी लॉ फर्म में ट्रस्टीशिप के सिद्धांतों को लागू किया था। गांधी जी का विचार था कि प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था वहाँ की जलवायु, भूमि तथा वहाँ के निवासियों के स्वभाव को ध्यान में रखते हुए निश्चित की जानी चाहिए। इनकी अर्थनीति सभी तरह के शोषण का विरोध करती है, चाहे वह शोषण देश के भीतर एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग का हो या बाहर से हो। गांधी जी इसको दूर करने के लिए ऐसी प्रणाली कायम करना चाहते थे जिसमें व्यक्ति अपने मौलिक प्रयत्न के द्वारा स्वतंत्र वातावरण में श्रम और कार्य कर सके। इसके लिए वे स्वदेशी उद्योगों का पुनरुद्धार करना चाहते थे ताकि लोगों को पर्याप्त भोजन मिल सके और वे भूख से पीड़ित न हों। इसके लिए गांधी जी ने कुटीर उद्योगों जैसे गुड़ बनाना, घास कूटना, तेल पेरना, कागज़ बनाना, चमड़े का काम आदि पर जोर दिया। इससे गांधी जी का मानना था कि गरीबों और शोषितों का आर्थिक और सामाजिक सुधार करने में मदद मिलेगी। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मार दी। उनकी मृत्यु पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है, हमारे चतुर्दिक अंधकार ही अंधकार है। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये आपसे क्या कहूँ और कैसे कहूँ। राष्ट्रपिता, जिन्हें हम प्यार से बापू कहते थे, हमारे बीच नहीं रहे। अब हम देखते हैं MCQs। करमचंद गांधी दीवान थे, कहाँ के? पोरबंदर के या राजकोट के या बीकानेर के या उपयुक्त सभी राज्यों के? ये सभी राज्यों के। करमचंद गांधी पोरबंदर, राजकोट और बीकानेर राज्यों के दीवान थे। ये गांधी जी के पिता थे। इनका उपनाम कबा गांधी था। निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? श्यामल दास कॉलेज, भावनगर। महात्मा गांधी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख नेता थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में संपन्न हुई। इन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा राजकोट स्थित अल्फ्रेड हाई स्कूल से प्राप्त की। इसके उपरांत उन्होंने भावनगर स्थित श्यामल दास आर्ट कॉलेज में अपना नामांकन करवाया। इसके उपरांत इन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से विधि यानी लॉ की पढ़ाई पूरी की। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया उसका नाम क्या था? इंडियन ओपिनियन नाम था। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला। यह गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होता था तथा वर्ष 1904 में डरबन में फिनिक्स फार्म की स्थापना की। फिनिक्स फार्म कहाँ है? डरबन, दक्षिण अफ्रीका। MK गांधी समर्थक थे किसके? दार्शनिक अराजकतावाद के। गांधी जी के विचारों में आदर्शवाद की बजाय व्यवहारिक आदर्शवाद पर अत्यधिक जोर दिया गया है। मार्क्स की तरह गांधी जी भी राज्य को हटाने की इच्छा रखते थे तथा उन्होंने स्वयं को दार्शनिक अराजकतावादी कहे जाने से गुरेज नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन थे? सत्य तथा अहिंसा।
गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है सत्य की प्राप्ति का रास्ता। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा को अपने सपनों के नवीन समाज का आधार बनाया। गांधी जी कहा करते थे कि सत्य और अहिंसा को निरपेक्ष रूप से अंगीकार करना आवश्यक है। अहिंसा मेरे धर्म का सिद्धांत है और वही मेरे कर्म का अंतिम सिद्धांत है। सत्याग्रही का अनिवार्य कर्तव्य है कि वह अहिंसा द्वारा सत्य का साक्षात्कार करने का प्रयत्न करे। गांधी जी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी, ये उनके विषय में सही है। गांधी जी के राज्य संबंधी विचारों को व्यवहारिक दृष्टिकोण से व्यक्तिवादी कहा जा सकता है। गांधी जी एक सच्चे समाजवादी भी थे। वे व्यक्ति के हित के साथ साथ समाज के हित का ध्यान रखते थे। गांधी जी ने लुई फीसर से स्वयं कहा, मैं सच्चा समाजवादी हूँ, मेरे समाजवाद का अर्थ है सर्वोदय। गांधी जी के समाजवाद में मार्क्सवाद की भी झलक मिलती है। गांधी जी स्वयं कहते थे कि मैं उसी समस्या को सुलझाने में लगा हूँ जो कि वैज्ञानिक समाजवाद के सामने है। अतः गांधी जी को समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी कहा जा सकता है। गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में निम्न में से किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है? बहिष्कार, धरना, उपवास या हड़ताल? सबसे अंतिम स्थान हड़ताल को प्राप्त है। गांधी जी के सत्याग्रह रणनीति में हड़ताल को सबसे अंतिम स्थान प्राप्त था। गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्न में कौन सा एक कथन सही नहीं है? सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना है, यह उद्देश्य बिल्कुल नहीं था गांधी जी का। गांधी जी के सत्याग्रह सिद्धांत में सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना नहीं बल्कि उसका हृदय परिवर्तन करके उसे अपने अनुकूल बनाना है। गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप है गरीबी का अस्थायित्व। गांधी जी ने कहा था कि गरीबी का अस्थायित्व हिंसा का क्रूरतम रूप है। गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका अपनाया? आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल को गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु सर्वोत्तम उपाय बताया था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? 21 वर्ष रहे थे। महात्मा गांधी अफ्रीका में लगभग 21 वर्ष रहे थे। गांधी जी 24 वर्ष की उम्र में 1893 ईस्वी में गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका डरबन गए थे। वे जनवरी 1915 में भारत लौटे थे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? 1915 में। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? गांधी जी को पीटर मारिट्सबर्ग स्टेशन पर ट्रेन से फेंका गया था बाहर। दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान महात्मा गांधी को नस्लीय भेदभाव का सामना करना पड़ा था। एक बार ट्रेन में प्रथम श्रेणी का पास होते हुए भी उन्हें सामान्य बोगी में स्थानांतरित कर दिया गया, जिसका उन्होंने प्रतिरोध किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें पीटर मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से फेंका गया था। M.K. गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशनों में किसमें सर्वप्रथम भाग लिया था? कलकत्ता अधिवेशन 1901 में जो हुई थी उसमें पहली बार गांधी जी ने भाग लिया था। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम वर्ष 1901 में आयोजित कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम नगर के बाहर स्थित है। कहाँ? अहमदाबाद। महात्मा गांधी ने वर्ष 1915 में अहमदाबाद के कोचारब क्षेत्र में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी। यह आश्रम विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के संचालन की सुविधा की दृष्टि से 17 जून 1917 को साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित कर दिया गया। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया था। इसका क्या नाम था? सत्याग्रह आश्रम। महात्मा गांधी से संबद्ध निम्न आश्रमों में से कौन सबसे पुराना है? फिनिक्स आश्रम सबसे पुराना है, जो डरबन दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने वर्ष 1904 में स्थापित किया था। फिनिक्स आश्रम को 27 फरवरी 2000 को दोबारा खोला गया। फिनिक्स महात्मा गांधी द्वारा स्थापित प्रथम आश्रम था। गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने एक पारसी रुस्तम जी द्वारा खोले गए धर्मार्थ अस्पताल में परिचारक के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की एवं बीमार दुखियों की सेवा का कार्य आरंभ किया। यहाँ पर उन्होंने कंपाउंडर के रूप में भी स्वैच्छिक सेवाएं प्रदान की। उन्होंने बोअर युद्ध के समय घायल सिपाहियों की देखभाल एवं सेवा कार्य भी किया था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोखले अपने राजनीतिक दर्शन में सच्चे उदारवादी थे। वह समभाव और मृदु न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुद्धार राजनीतिक उत्तेजना के बवंडरों में नहीं हो सकता। वह साध्य और साधन दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। गोखले के इन्हीं विचारों से प्रभावित होकर गांधी जी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु बना लिया। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य था जन कल्याण के लिए सक्रियता।
महात्मा गांधी राजनीति को सामाजिक उत्थान और जन कल्याण के लिए सक्रियता समझते थे। इससे संबंध में गांधी जी के द्वारा सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुझाव राजनीति के क्षेत्र में सत्ता के विकेंद्रीकरण का दिया गया। विकेंद्रीकृत सत्ता से उनका तात्पर्य था ग्राम पंचायतों को अपने गांव का प्रबंध प्रशासन करने के लिए सक्रिय करना। गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया है, निम्न में से कौन सी विशेषता उसमें नहीं है? सत्ता। गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया है उसमें नैतिकता, धर्म और मानवता का समावेश था, लेकिन गांधी जी के पूर्ण आदर्श राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत राज्य अर्थात सत्ता के लिए कोई स्थान नहीं था। वे राज्य विहीन समाज, स्टेटलेस सोसाइटी की स्थापना करना चाहते थे। निम्न में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी के भतीजे मगन लाल गांधी द्वारा सदाग्रह शब्द का प्रयोग एक प्रतियोगिता में किया गया, जिसमें उनको पुरस्कार प्राप्त हुआ। सदाग्रह शब्द का अर्थ सत्य और दृढ़ता से लिया जाता है। बाद में महात्मा गांधी ने इसमें सुधार कर इसे सत्याग्रह शब्द में परिवर्तित किया था। स्पष्ट है कि सर्वप्रथम सत्याग्रह शब्द का प्रयोग महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? महात्मा गांधी ने। सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ है सत्य को मानकर किसी वस्तु के लिए आग्रह करना अथवा सत्य और अहिंसा से उत्पन्न होने वाला बल। महात्मा गांधी ने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान वर्ष 1917 में चंपारण यानी बिहार से सत्याग्रह प्रारंभ किया। यह गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह था। निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, रॉलेट। चंपारण आंदोलन में भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। 19वीं सदी के आरंभ में बिहार के चंपारण में प्रचलित तिनकटिया पद्धति के विरोध स्वरूप इस सत्याग्रह का प्रारंभ किया गया था। चंपारण सत्याग्रह के उपरांत गांधी जी ने इसका प्रयोग वर्ष 1918 में अहमदाबाद की कॉटन मिल मालिकों और मजदूरों में प्लेग बोनस को लेकर छिड़े विवाद में हस्तक्षेप कर किया। वर्ष 1918 में ही गुजरात के खेड़ा में किसानों की नष्ट हुई फसलों के बावजूद ब्रिटिश सरकार द्वारा लगान में छूट न देने के कारण महात्मा गांधी ने खेड़ा सत्याग्रह का प्रारंभ किया। ध्यातव्य है कि महात्मा गांधी द्वारा रॉलेट सत्याग्रह का प्रारंभ वर्ष 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित रॉलेट एक्ट के विरोध स्वरूप किया गया था। निम्नलिखित में से मोहनदास करमचंद गांधी किसके लिए सर्वाधिक जाने जाते हैं? दिए गए ऑप्शंस में से पहला है भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय विरोध करने के लिए। यही सही उत्तर है, ए, भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय विरोध करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने विदेशी वस्त्रों को नष्ट करने को राष्ट्र के आत्मसम्मान से जोड़ते हुए कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या है? चंपारण, अहमदाबाद मिल हड़ताल, खेड़ा आंदोलन, असहयोग आंदोलन। सबसे पहले होता है चंपारण आंदोलन। सबसे पहले चंपारण 1917, इसके बाद आता है अहमदाबाद मिल हड़ताल, इसके बाद आता है खेड़ा आंदोलन, उसके बाद आता है असहयोग आंदोलन। 1, 2, 3, 4। महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की प्रश्नगत घटनाओं का कालक्रम इस प्रकार है: चंपारण 1917, अहमदाबाद मिल हड़ताल फरवरी-मार्च 1918, खेड़ा 22 मार्च 1918, असहयोग 1920 से 22। निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह 1917। दक्षिण अफ्रीका से वर्ष 1915 में लौटने के बाद गांधी जी ने भारत में अपना प्रथम सफल सत्याग्रह बिहार के चंपारण जिले में वर्ष 1917 में किया। वर्ष 1917 में चंपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से लखनऊ में भेंट की और उनसे चंपारण आने का आग्रह किया था। 19वीं सदी के आरंभ में गोरे बागान मालिकों ने चंपारण के किसानों को एक अनुबंध के आधार पर यह विनिश्चित करा लिया था कि उन्हें अपनी ज़मीन के 3/20वें भूभाग पर नील की खेती करना अनिवार्य है, जिसे तिनकटिया पद्धति के नाम से जाना जाता था। गोरे बागान मालिकों ने किसानों की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उन्हें अनुबंध से मुक्त करने के लिए लगान एवं अन्य गैरकानूनी अभावों की दर मनमाने ढंग से बढ़ा दी। किसानों की इसी उत्पीड़न के विरोध में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया। निम्न कथनों में से कौन महात्मा गांधी के बारे में सही है?
उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट से प्राप्त की थी। कस्तूरबा के साथ उनका विवाह 13 वर्ष की आयु में हुआ था। उन्होंने विधि का अध्ययन द इनर टेम्पल लंदन में किया था। वे रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट से सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। चारों कथन सही हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में हुई। महात्मा गांधी का अल्पायु यानी 13 वर्ष में ही कस्तूरबा गांधी के साथ विवाह हुआ। उन्होंने द इनर टेम्पल लंदन से बैरिस्ट्री का प्रशिक्षण लिया। महात्मा गांधी रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट से सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती हैं और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला? वो था व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। महात्मा गांधी ने अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट पढ़ी थी। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि इस पुस्तक ने उनके जीवन को परिवर्तित कर दिया। इसकी समीक्षा में गांधी जी ने 3 बातों को नोट किया, जिसमें प्रमुख है व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। गांधीवादी विचारधारा किनसे प्रभावित रही है? रस्किन से भी, थोरो से भी, टॉल्स्टॉय से भी, उपयुक्त सभी से। धर्मनिरपेक्ष लेखकों में गांधीवादी विचारधारा को थोरो, रस्किन और टॉल्स्टॉय ने सबसे अधिक प्रभावित किया। गांधी जी ने थोरो से सविनय अवज्ञा और करबंदी की प्रेरणा पाई। रस्किन से गांधी जी ने शारीरिक परिश्रम का आदर करना सीखा तथा टॉल्स्टॉय से प्रसिद्ध वाक्य ईश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है, इससे गांधी जी काफ़ी प्रभावित हुए और यह उनके अहिंसक असहयोग का आधार बना। निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? स्वदेशी आंदोलन से संबंधित नहीं थे, जहाँ पे वह खिलाफत से संबंधित थे, व्यक्तिगत सत्याग्रह से भी संबंधित थे और भारत छोड़ो आंदोलन से भी संबंधित थे। गांधी जी स्वदेशी आंदोलन से संबंध नहीं थे। स्वदेशी आंदोलन वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था। उस समय महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में थे। निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व गांधी जी ने नहीं किया था। इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह 1918, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का नेतृत्व किया, जबकि बारदोली का नेतृत्व गांधी जी ने नहीं बल्कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। निम्न कथनों में से गांधी के संदर्भ में कौन सा सही है? जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया, सही है। असहयोग आंदोलन शुरू किया, सही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, सही है। उपयुक्त सभी। गांधी ने जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया। गांधी जी कहते थे कि हरिजन सेवा मेरा जीवन श्वास है, इसलिए इसके बिना मैं एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकता। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किया, अतः उपयुक्त सभी विकल्प सही हैं। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा। गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया, कब? चंपारण सत्याग्रह के दौरान, या रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह के दौरान, या 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में, या फिर लास्ट ऑप्शन है खिलाफत आंदोलन के आरंभ में। तो ये जोड़ा गया चंपारण सत्याग्रह के समय। गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह का सफल नेतृत्व करने के कारण रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार उन्हें महात्मा कहा। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया? रविंद्रनाथ टैगोर ने। नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? प्यारेलाल। नोआखाली काल में प्यारेलाल महात्मा गांधी के सचिव थे। उनकी बहन डॉक्टर सुशीला नैयर गांधी जी की व्यक्तिगत चिकित्सक थीं। प्यारेलाल ने गांधी जी के दांडी मार्च में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? वायकोम सत्याग्रह में। वायकोम के मंदिर प्रवेश सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, जबकि खेड़ा सत्याग्रह, राजकोट सत्याग्रह तथा असहयोग आंदोलन का नेतृत्व स्वयं गांधी जी ने किया था। राजकोट सत्याग्रह 1939 के संबंध में महात्मा गांधी के 4 दिनों के अनशन के बाद वायसराय की मध्यस्थता से राजकोट के शासक समझौते पर राजी हुए थे। भारतीय इतिहास के संदर्भ में वायकोम सत्याग्रह के संबंध में कौन सा या कौन से कथन सही हैं? यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था। महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनें। 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट सही हैं। केरल के हिंदू समाज में अस्पृश्यता तथा जातिगत भेदभाव के विरुद्ध तत्कालीन त्रावणकोर, वर्तमान में केरल का अंग,
वहाँ पे एक सामाजिक विरोध प्रदर्शन का आयोजन हुआ था जिसे वाइकोम सत्याग्रह 1924-25 का नाम दिया गया था। यद्यपि गांधी जी ने इस आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, लेकिन उनका निर्देशन एवं समर्थन इस आंदोलन को प्राप्त था। चूँकि दूसरे कथन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष की बात नहीं कही गई है, अतः इस कथन को भी सही माना जा सकता है। महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ? 20 दिसंबर 1920 को। छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी का प्रथम आगमन 20 दिसंबर 1920 को रायपुर स्थित धमतारी में हुआ था। इसके अतिरिक्त वे 24 नवंबर 1933 को भी यहाँ आए थे। गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक था? जेबी कृपलानी, ये पेशे से एक शिक्षक थे। प्रश्नगत विकल्प में गांधी के अनुयायियों में से जेबी कृपलानी पेशे से केवल शिक्षक थे। शेष अन्य ने मुख्यतः पेशे के रूप में वकालत के कार्य को चुना था। यद्यपि राजेंद्र प्रसाद ने कुछ समय के लिए शिक्षण कार्य भी किया था, लेकिन मुख्यतः वह वकील थे। निम्न उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक एआईसीसी के खजांची रहे तथा सन 1930 में जेल भी गए? जमनालाल बजाज। सेठ जमनालाल बजाज गांधी जी के निकट सहयोगियों में से थे। वे लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे। वे वर्ष 1923 में झंडा सत्याग्रह में भाग लेने के लिए तथा पुनः 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी है। यह उपयुक्त किसके बारे में है, किसके विषय में? जमनालाल बजाज का। यह उपयुक्त विवरण है जमनालाल बजाज का, जो कि कपड़ा व्यापारी थे, बैंकर, कांग्रेसी सामाजिक कार्यकर्ता और महात्मा गांधी के निकट सहयोगी। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? रेवरेंड चार्ली एंड्रूज। चार्ल्स एंड्रूज यानी दीनबंधु एंड्रूज सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली में प्राध्यापक थे। भारतीयों से इनका गहरा लगाव था और वे हर तरह से भारतीय बनना चाहते थे। रविंद्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले तथा महात्मा गांधी से इनके घनिष्ठ संबंध थे। ये दक्षिण अफ्रीका के फिनिक्स फार्म में गांधी जी के साथ रहे थे। गांधी जी ने ही गरीबों के प्रति इनकी निरंतर चिंता को देखते हुए उन्हें दीनबंधु की उपाधि से सम्मानित किया था। एंड्रूज वर्ष 1925 और 1927 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष भी रहे। गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए वे गांधी जी के साथ एक सहयोगी के रूप में लंदन गए थे। निम्न में से किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था? यरवदा जेल को। यरवदा कारागार महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है। उसे गांधी जी को उस समय वर्ष 1930 में वहाँ पे बंदी के रूप में भेजा गया था। यहाँ से गांधी जी साबरमती के आश्रम वासियों को प्रत्येक सप्ताह पत्र के रूप में अपने संदेश भेजा करते थे। यरवदा जेल में गांधी जी ने अपने अनुभवों एवं आध्यात्मिक प्रगति की समीक्षा करते हुए यरवदा कारागार को मंदिर की संज्ञा दी थी। भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। भारत की स्वाधीनता के समय गांधी जी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। वर्ष 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था तथा वे फिर कांग्रेस के औपचारिक रूप से सदस्य नहीं बने, तथापि राजनीतिक परिदृश्यों पर उनका शक्तिशाली मार्गदर्शी प्रभाव छाया रहा। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? ये कथन था जवाहरलाल नेहरू का। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मार दी। उनकी मृत्यु पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है, हमारे चतुर्दिक अंधकार ही अंधकार है। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि आपसे क्या कहूँ और कैसे कहूँ। राष्ट्रपिता जी ने हम प्यार से बापू कहते थे, हमारे बीच नहीं रहे। ये उपयुक्त कथन पंडित जवाहरलाल नेहरू का था महात्मा गांधी के विषय में। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया? माउंटबेटन ने। लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स। माउंटबेटन ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि प्रदान की तथा कहा, जो काम 50,000 हथियारबंद सिपाही नहीं कर सकते थे, वह काम गांधी जी ने कर दिखाया। निम्न में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें? ये कहे थे गोपाल कृष्ण गोखले। उनके राजनीतिक गुरु ने उन्हें परामर्श दिया कि वो भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद करके व्यतीत करें। महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। गोपाल कृष्ण गोखले ने ही महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान के साथ लेकिन मुंह बंद करके व्यतीत करें। भारतीय राजनीति में प्रवेश के पूर्व 1 वर्ष तक देश में पर्यवेक्षक एवं विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी जी को किसने दी थी? उनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने। महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। वर्ष 1915 में अफ्रीका से भारत वापस आने के बाद गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हें 1 वर्ष तक भारत का भ्रमण करके देश की वास्तविक स्थिति से अवगत होने की सलाह दी थी। निम्नलिखित में से कौन कहा करते थे, गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जा सकते?
ये कथन है मोहनदास करमचंद गांधी का। महात्मा गांधी ने कहा था कि गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जा सकते। निम्नलिखित में से कौन इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे कि जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता? ये महात्मा गांधी का दृष्टिकोण था। इनका सिद्धांत था कि जो भी नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता। महात्मा गांधी राजनीति में नैतिक मूल्यों की स्थापना के प्रबल समर्थक थे। उनका मानना था कि नैतिकता विहीन राजनीति राज्य को गर्त में मिला सकती है। वे मानते थे कि जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता। इसलिए गांधी जी के बारे में कहा जाता है कि वे राजनीतिज्ञों में संत थे और संतों में राजनीतिज्ञ थे। गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध में। गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग वर्ष 1917 में चंपारण में किया। उसके बाद इसका दूसरा प्रयोग उन्होंने फरवरी मार्च 1918 में अहमदाबाद की कॉटन मिल के औद्योगिक मजदूरों की कम मजदूरी के विरुद्ध में संघर्ष हेतु किया। प्रस्तुत प्रश्न के उत्तर दिए गए विकल्पों में चंपारण का नाम नहीं है। इस कारण से अहमदाबाद के सत्याग्रह प्रयोग का ही प्रथम सत्याग्रह के रूप में चयन किया जाएगा। अहमदाबाद के मिल मालिकों और मजदूरों में प्लेग बोनस को लेकर विवाद था। गांधी जी के 3 दिन अनशन के बाद मिल मालिक इस मामले में मध्यस्थता के लिए तैयार हो गए और अंततः उन्हें बोनस देना पड़ा। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया? अहमदाबाद की हड़ताल में। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? वाराणसी में। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह के अवसर पर दिया। गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का अभियान कहाँ से आरंभ किया था? महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत बिहार के चंपारण से की थी। चंपारण में किसानों को 1 बीघा जमीन के 3/20वें भाग पर नील की खेती हेतु अंग्रेजों द्वारा बाध्य किया जाता था। इसे 3 कटिया पद्धति कहते थे। नील की खेती करने से इनकार करने पर अंग्रेज किसानों पर अत्याचार करते थे। इसके अतिरिक्त किसानों पर लगभग 40 प्रकार के कर थोपे गए थे। बिहार के एक किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से मिलकर अंग्रेजों के अत्याचार से किसानों को मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। गांधी जी के कलकत्ता प्रवास के दौरान राजकुमार शुक्ल के साथ गांधी जी अप्रैल 1917 में चंपारण गए तथा किसानों के अंग्रेजों की बंधुआ मजदूरी से मुक्ति हेतु सत्याग्रह आरंभ किया। जुलाई 1917 में चंपारण एग्रेरियन कमेटी का गठन किया गया। गांधी जी 20 के सदस्य थे। इस कमेटी के प्रतिवेदन पर 3 कटिया प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? मजदूरों ने। चंपारण की सफलता के बाद गांधी जी का अगला प्रयोग वर्ष 1918 में अहमदाबाद की एक कॉटन टेक्सटाइल मिल में मिल मालिकों और मजदूरों के बीच मजदूरी बढ़ाने को लेकर चल रहे विवाद में हस्तक्षेप करना था। यह विवाद प्लेग बोनस को लेकर था। प्लेग का प्रकोप खत्म होने के बाद मालिक इसे समाप्त करना चाहते थे जबकि मजदूर इसे बरकरार रखने की मांग कर रहे थे। उत्पादन लागत, मुनाफा और मजदूरों के जीवन निर्वाह खर्च का गहराई से अध्ययन करने के बाद गांधी जी ने घोषणा की मजदूरों को 35% बोनस मिलना चाहिए। मिल मालिकों द्वारा गांधी जी के अनशन के बाद गठित ट्रिब्यूनल ने इनकी बात मान ली। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? अहमदाबाद संघर्ष। निम्न में से किसके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया था? सूती मिल कामगारों के लिए। गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के प्रतिपाद्य के संबंध में निम्न में से कौन से युग्मों में से एक सही है? दक्षिण अफ्रीका 1903। गांधी जी ने वर्ष 1903 में जोहान्सबर्ग में अपनी लॉ फर्म स्थापित की थी जहां वे वर्ष 1910 तक रहे। गांधी जी ने अपनी लॉ फर्म में ट्रस्टीशिप के सिद्धांतों को लागू किया था। विकल्प में दिए गए अन्य शहरों के साथ जो वर्ष दिए गए हैं उन वर्षों के दौरान गांधी जी जोहान्सबर्ग में ही थे। गांधीवादी अर्थव्यवस्था के विषय में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? वे अहिंसा पर आधारित अर्थव्यवस्था पर बल देते थे, बिल्कुल सही है। केंद्रीकृत शोषण और असमानता को जन्म देता है, अतएव अहिंसक सामाजिक संरचना केंद्रीकरण विरोधी है, ये भी सही है। वे भारत में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे, ये भी सही है। वे यूएसए के मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे, ये सही नहीं है। तो हमारा सही आंसर है डी, जो कि स्टेटमेंट सही नहीं है। गांधी जी का विचार था कि प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था वहाँ की जलवायु, भूमि तथा वहाँ के निवासियों के स्वभाव को ध्यान में रखते हुए निश्चित की जानी चाहिए, और इन बातों के आधार पर जहाँ तक अमेरिका का संबंध है उन्होंने वहाँ के मशीनीकरण का विरोध नहीं किया था, जबकि विकल्प ए, बी, सी का समर्थन गांधी जी करते थे।
एम.के. गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। गांधी जी की अर्थनीति सभी तरह के शोषण का विरोध करती है, चाहे वह शोषण देश के भीतर एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग का हो या बाहर से हो। गांधी जी इसको दूर करने के लिए ऐसी प्रणाली कायम करना चाहते थे जिसमें व्यक्ति अपने मौलिक प्रयत्न के द्वारा स्वतंत्र वातावरण में श्रम और कार्य कर सके। इसके लिए वे स्वदेशी उद्योगों का पुनरुद्धार करना चाहते थे ताकि लोगों को पर्याप्त भोजन मिल सके और वह भूख से पीड़ित न हो। इसके लिए गांधी जी ने कुटीर उद्योग जैसे गुड़ बनाना, घास कूटना, तेल पेरना, कागज़ बनाना, चमड़े का काम आदि पर जोर दिया। इससे गांधी जी का मानना था कि गरीबों और शोषितों का आर्थिक और सामाजिक सुधार करने में मदद मिलेगी। गांधीयन इनोवेशन, गांधी जी का नवाचार, इसका क्या तात्पर्य है? कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए। गांधीयन इनोवेशन, गांधी जी का नवाचार, इसका तात्पर्य है कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए। यह शब्दावली सर्वप्रथम प्रोफेसर प्रहलाद एवं R.A. माशेलकर द्वारा प्रयोग किया गया था। कौन सी घटना इनमें सबसे पहले हुई थी? खेड़ा सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा, असहयोग आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह। सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुई थी। खेड़ा सत्याग्रह वर्ष 1918, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, असहयोग आंदोलन 1920, चंपारण सत्याग्रह 1917। इस प्रकार उपयुक्त घटनाओं में बिहार में हुआ चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था। जो बिहार में हुआ चंपारण सत्याग्रह सर्वप्रथम घटना है। 19वीं सदी के आरंभ में गोरे बागान मालिकों ने चंपारण के किसानों से एक अनुबंध के आधार पर यह विनिश्चित करा लिया कि उन्हें अपनी ज़मीन के 3/20वें भूभाग में नील की खेती करना अनिवार्य है, जिसे तिनकटिया पद्धति के नाम से जाना जाता था। राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर वर्ष 1917 में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की। किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? राजकुमार शुक्ल ने। चंपारण के इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? राजकुमार शुक्ल। चंपारण में तिनकटिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना, 20 भाग में से 3 भाग पे नील की खेती करना। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया? चंपारण में। गांधी जी का चंपारण आंदोलन था नील कर्मियों की समस्याओं के समाधान हेतु। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तिनकटिया प्रणाली से। चंपारण जनपद में तिनकटिया प्रथा का तात्पर्य था किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। तिनकटिया कानून किस स्थान पर किसकी खेती से संबंधित था? ये चंपारण में नील की खेती से संबंधित था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या की जांच करने के लिए राजी किया। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नहीं, राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या की जांच करने के लिए राजी किया। चंपारण जांच में आचार्य JB कृपलानी महात्मा गांधी के सहयोगियों में से एक थे। ये कथन सही है। दूसरा केवल 2। पहला गलत है। महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या की जाँच के लिए पंडित राजकुमार शुक्ल ने राजी किया था तथा चंपारण समस्या की जांच में गांधी जी के सहयोगियों में आचार्य JB कृपलानी के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, CF एंड्रूज, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा, राजकिशोर प्रसाद, HS पोलाक, ये सभी शामिल थे। चंपारण संघर्ष में निम्न में से किन्होंने महात्मा गांधी का साथ दिया था? राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा ने। निम्न में से कौन महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह से संबद्ध है? राजकुमार शुक्ल। चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? नकदी फसल। चंपारण आंदोलन 1917 मुख्य रूप से नकदी फसल के विरोध स्वरूप प्रारंभ किया गया था। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में अंग्रेजी सरकार ने बिहार के चंपारण में तिनकटिया व्यवस्था लागू कर दी थी। इस व्यवस्था के तहत प्रत्येक किसान को अपनी ज़मीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। इसी व्यवस्था के विरोध स्वरूप महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था, जिसके फलस्वरूप चंपारण कृषि राहत अधिनियम 1918 बनाकर इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया? महात्मा गांधी ने। प्रश्नगत विकल्पों में भारत में नियोजित विकास का विरोध महात्मा गांधी ने किया था। गांधी जी वस्तुतः औद्योगिकरण और मशीनीकरण इसके विरोध में थे। उन्होंने कुटीर और ग्रामीण उद्योगों का समर्थन करने के साथ ग्राम को अर्थव्यवस्था की आधारभूत इकाई माना। उन्होंने मशीनों के प्रयोग के स्थान पर श्रमपरक उद्यमों को अधिक महत्व दिया ताकि अधिकाधिक लोगों को रोजगार मिल सके। उनकी ग्राम स्वराज की अवधारणा के तहत ग्राम ऐसी आर्थिक इकाई थे जहाँ के निवासियों की सभी आवश्यकताएं वहीं के उत्पादों से पूरी हो सकें।
चंपारण आंदोलन में कौन संबंधित नहीं था? जयप्रकाश नारायण नहीं थे। चंपारण आंदोलन 1917 में गांधी जी के साथ राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जेबी कृपलानी, महादेव देसाई, नरहरि पारेख आदि ने दिया। जयप्रकाश नारायण चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे। चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य इनमें से कौन नहीं था? अनुग्रह नारायण नहीं थे। चंपारण कृषि जांच समिति का अध्यक्ष FG सलाई थे। इसके सदस्य DJ रीड, महात्मा गांधी, LC अदामी, राजा हरि प्रसाद, नारायण सिंह और G रैनी, जबकि MEL टैनर सचिव थे। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया चंपारण में। दक्षिण अफ्रीका से जनवरी 1915 में लौटने के बाद गांधी जी ने अपना प्रथम सफल सत्याग्रह बिहार के चंपारण जिले में वर्ष 1917 में किया। वर्ष 1917 में चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से लखनऊ में भेंट की और उन्हें चंपारण आने का आग्रह किया। चंपारण का मामला बहुत पुराना था। 19वीं सदी के समाप्त होते होते जर्मनी के रासायनिक रंगों ने बाजार में नील का स्थान ले लिया। फलस्वरूप चंपारण के यूरोपीय बागान मालिक नील की खेती बंद करने के लिए विवश हो गए। किसान भी नील की खेती से छुटकारा पाना चाहते थे। गोरे बागान मालिकों ने किसानों की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उन्हें अनुबंध से मुक्त करने के लिए लगान एवं अन्य गैर कानूनी अफवाहों यानी करों की दर मनमाने ढंग से बढ़ा दी। किसानों को इसी उत्पीड़न के विरोध में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया था। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया? चंपारण। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह प्रारंभ किया? चंपारण। बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया? चंपारण। निम्नलिखित में से किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था? राजकुमार शुक्ल ने। निम्न कथनों में से कौन चंपारण सत्याग्रह के संबंध में सही नहीं है? यह किसानों से जुड़ा था, बिल्कुल सही है। इसे तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध संचालित किया गया था, सही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा JB कृपलानी ने इसमें MK गांधी का सहयोग दिया, ये भी सही है। यह प्रथम आंदोलन था जिसे महात्मा गांधी ने संपूर्ण भारत के स्तर पर आरंभ किया था। ये कथन इसमें चंपारण के विषय में सही नहीं है। चंपारण सत्याग्रह मात्र चंपारण तक ही सीमित था तथा वह प्रथम आंदोलन जिसे गांधी जी ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रारंभ किया था वो रॉलेट सत्याग्रह था 1919 का। चंपारण सत्याग्रह के संबंध में प्रथम तीनों कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? NG रंगा ने। NG रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया, जबकि रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का कारण था? अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी, और प्रशासन का यह प्रस्ताव था कि गुजरात में अस्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया जाए। तो केवल पहला कथन जो है वो सही कारण था। अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की। वर्ष 1918 में गुजरात के खेड़ा में किसानों की फसल नष्ट हो जाने के बाद भी सरकार ने लगान में छूट नहीं दी थी और भू राजस्व उगाही स्थगित नहीं की। इसी मुद्दे पर महात्मा गांधी ने खेड़ा के किसानों के पक्ष में सत्याग्रह संगठित किया। खेड़ा आंदोलन प्लेग फैलने और अकाल पड़ने के कारण किसानों के लगान अदा करने में असमर्थ होने और राज्य के प्रति उनमें संतोष होने के परिणाम स्वरूप हुआ था। इस प्रकार कथन 1 सही है, जबकि कथन 2 सही नहीं है। तो इस प्रकार गांधी जी और उनसे जुड़े हुए प्रारंभिक आंदोलन ये टॉपिक समाप्त होता है। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग स्टडी क्लाउड।